नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज का यह 27वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से सीख और समझ रहे हैं। इसमें हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन को कवर किया है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम या यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट इस वीडियो सीरीज को देख के इससे फायदा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस के अंदर हमने ये सब टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे कि स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत से प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए हैं। उसके साथ साथ सी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट चैप्टर फंक्शन और एरे और पॉइंटर, ये सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो सीरीज के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सी लैंग्वेज को आसानी से सीखने के लिए इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से एंड तक लगातार देखिए, जिससे आपको सी लैंग्वेज बहुत कम समय में और एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर जो अपना चैप्टर है और स्ट्रक्चर के डेफिनेशन के साथ साथ यूज ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर और यूनियन, इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में अंतर, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसको एंड तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। देखो, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ और समझाता हूँ कि यदि अपने को सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए अपने वेरिएबल्स लेते हैं। जब अपने को बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम सी लैंग्वेज में एरे का यूज करते हैं। अब आपको एक और आपको मैं थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। जैसे हम किसी क्लास में पढ़ते हैं और उस क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स के मेरे को नेम, उन स्टूडेंट्स की एज और उन स्टूडेंट्स की हाइट, इनके बारे में डेटा कलेक्ट करना है। तो यदि मैं अलग अलग एरे लूंगा तो भी इसको हैंडल करना मुश्किल रहेगा। तो उसका कारण ये है कि जो नाम है, नाम किस में आएगा, नाम आएगा कैरेक्टर डाटा टाइप। और जो अपनी एज है, एज का डाटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर डाटा टाइप। और जो हाइट है, हाइट का डाटा टाइप क्या रहेगा, फ्लोट। तो हमें अलग अलग डाटा टाइप की एरे को यूज करना पड़ेगा और उसको हैंडल करना मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए सी लैंग्वेज में एक विशेष टेम्पलेट दिया जाता है जिसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर एक स्पेशल टाइप का टेम्पलेट होता है जिसमें हम अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं और इस टेम्पलेट के हम इंस्टांस बनाते हैं और उन इंस्टांस की सहायता से हम बड़ी मात्रा में अलग अलग टाइप के डाटा को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज अमाउंट के और अलग अलग वैरायटी के डाटा को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। इसको और अपने डेफिनेशन से समझते हैं। सामान्य प्रोग्राम के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर और यूज करते हैं और अधिक मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए एरे का यूज करते हैं। किंतु एरे में केवल एक डाटा टाइप की वैल्यू को ही स्टोर किया जा सकता है। यानी कि हमने इंटीजर एरे लिया है तो उसमें सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप का ही डाटा स्टोर होगा। यदि अपन ने फ्लोट एरे लिया है तो उसमें केवल फ्लोट डाटा टाइप ही, फ्लोट टाइप के डाटा का ही स्टोर किया जा सकता है। लेकिन कई बार हमको
अलग अलग टाइप के डाटा को स्टोर करना होता है। इस कार्य के लिए सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर हमें अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल्स को यूज करने की परमिशन देता है। यह कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप को स्टोर कर सकता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें वैरायटी हो, अलग अलग वैरायटी के। स्ट्रक्चर का प्रयोग डाटा टाइप की एप्लीकेशंस के लिए या डाटाबेस की एप्लीकेशंस के लिए किया जा सकता है। यानी कि जब अपने को बड़ी मात्रा में अलग अलग वैरायटी का डाटा स्टोर करना होता है, उस दशा में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ये तो इसका ये समझ लीजिए कि पर्पज हो गया। अब स्ट्रक्चर का यूज क्यों किया जाता है, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ये परिभाषा ये वाली है कि स्ट्रक्चर एक विशेष टेम्पलेट है जिसमें अलग अलग वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा सकता है तथा इसके इंस्टेंस बनाकर इन सभी वेरिएबल्स को एक साथ एक यूनिट के रूप में यूज किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर की जो मेन परिभाषा है वो ये है। अब देखते हैं यूज ऑफ स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहाँ, किस किस एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि अपने को पता लग ही गया कि स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स डाटा को स्टोर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। अब कॉम्प्लेक्स डाटा से मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शब्द का हिंदी मीनिंग होता है जटिल या उलझा हुआ। यानी अलग अलग टाइप का डाटा हमको एक साथ यूज करना हो तो हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, सामान्य डाटा टाइप के रिलेटेड डाटा आइटम्स को एक साथ एक ही नाम से ग्रुप किया जा सकता है। समान डाटा टाइप के रिलेटेड डाटा आइटम्स को उन्हें एक ही नाम से एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर के यूजेज हैं, उसके उपयोग हैं। स्ट्रक्चर का प्रयोग आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार यह आर्ग्यूमेंट्स की संख्या को घटा देता है। यदि अपन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में पूरे एक स्ट्रक्चर को पास कर देते हैं, तो आप सोचिए कि हमने अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल्स को एक साथ एक यूनिट के रूप में पास करवा दिया। तो उससे जो अपने प्रोग्राम है, प्रोग्राम की एफिशिएंसी यानी कार्य कुशलता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब हमें फंक्शन से मल्टीपल डाटा आइटम्स को रिटर्न करवाना होता है तो हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब फंक्शन से मल्टीपल आइटम्स को रिटर्न करवाने के लिए भी यही कि अपन ने एक स्ट्रक्चर रिटर्न करवा दिया। अब एक स्ट्रक्चर के अंदर अपने अलग अलग टाइप के डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ये हम जान ही गए हैं। तो एक स्ट्रक्चर की हेल्प से मल्टीपल डाटा आइटम्स रिटर्न हो जाती हैं। और क्या उपयोग है इसका, इसका प्रयोग डाटाबेस एप्लीकेशंस के लिए विस्तृत रूप से किया जाता है। यानी जो बड़ी एप्लीकेशंस होती है जिसमें बड़ी मात्रा में अलग अलग टाइप के डाटा को रखा जाता है, तो इस प्रकार के डाटा के लिए, इस प्रकार के डाटाबेस एप्लीकेशन के लिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और लास्ट क्या बता रहा है कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। प्रोग्राम को जो पढ़ना समझना उसको यूज करना आसान हो जाता है यदि हमने इसमें स्ट्रक्चर का यूज किया है तो। अब देखिए डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमने स्ट्रक्चर की परिभाषा पढ़ ली, स्ट्रक्चर के क्या क्या उपयोग है वो हमने जान लिए। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर टेम्पलेट बनाते कैसे हैं। स्ट्रक्चर को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना आवश्यक होता है। जैसे अपने सिंपल वेरिएबल लेते हैं तो वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करते हैं, उसी तरीके से स्ट्रक्चर को भी यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। अब स्ट्रक्चर को कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, देखिए स्ट्रक्चर को हम मेन फंक्शन से पहले या मेन फंक्शन की बॉडी में डिक्लेयर कर सकते हैं। या तो उसे पहले डिक्लेयर कर सकते हैं या मेन फंक्शन की बॉडी में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर के नाम को स्ट्रक्चर टैग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रक्चर के नाम को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर टैग बोलते हैं। जबकि स्ट्रक्चर में डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स को स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कहा जाता है। स्ट्रक्चर के जो अंदर हम लोग वेरिएबल्स यूज में लेते हैं अलग अलग टाइप के, उनको क्या बोला जाएगा, स्ट्रक्चर एलिमेंट बोला जाएगा। स्ट्रक्चर टेम्पलेट को
सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, यानी स्ट्रक्चर जो हम टेम्पलेट को डिक्लेयर करते हैं तो उसके एंड में सेमीकोलन जरूर लगाया जाता है। स्ट्रक्चर के बनाए गए वेरिएबल को इंस्टांस कहा जाता है और इन इंस्टांस तथा डॉट ऑपरेटर की सहायता से स्ट्रक्चर मेंबर्स या एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप फिर से ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर के बनाए गए वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, इंस्टांस कहा जाता है। इन इंस्टांसेस तथा डॉट ऑपरेटर की सहायता से स्ट्रक्चर मेंबर्स या एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी जरूरी है। अब देखो इसको, और जो इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स हमको ये बताया हुआ है कि इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले तो अपने क्या करेंगे, स्ट्रक्ट, ये जो स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट क्या है, एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड का यूज करेंगे। फिर हमने लिखा कि टैग नेम, यानी स्ट्रक्चर का जो भी अपने नाम रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से ये यहाँ तक जो है ये स्ट्रक्चर की बॉडी है। अब इसके अंदर जो अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल देंगे, उन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर एलिमेंट कहा जाता है। अब इसके बाद में ये ध्यान से देखिए आप यहाँ पर कि स्ट्रक्चर जब खत्म हो गया है तो उसके एंड में ये सेमीकोलन का यूज किया गया है, तो ये चीज ध्यान से देखने और समझने वाली है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमको बताया हुआ है। अब इस एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा, स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर का नाम, और इसी को ही क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर टैग कहा जाता है। ठीक, स्ट्रक्चर टैग का पता लग गया अपने को। अब इसके बाद में, और हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर कैरेक्टर नेम टाइप का एक एरे लिया है, इंटीजर इस टाइप का एक वेरिएबल लिया है, और फ्लोट हाइट नाम से एक वेरिएबल लिया है, यानी तीन हमने अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल लिए हैं। अब जो ये तीनों वेरिएबल हैं, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, स्ट्रक्चर एलिमेंट बोला जाएगा। स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने अलग अलग वेरिएबल लिए हैं वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चर एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक, अब इसके बाद में ध्यान से देखिए, हमने यहाँ लिखा है S1, S2 और S3। ये जो अपन ने S1, S2, S3 लिखे हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें इंस्टांस कहा जाता है। इनको क्या बोलेंगे, इंस्टांस। अब ये जो इंस्टांस है, इन इंस्टांस का यूज करके हम डॉट ऑपरेटर की सहायता से जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनमें वैल्यू को रीड करवा सकते हैं या उनकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। ये सारे काम हम डॉट ऑपरेटर और इंस्टांस की सहायता से कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। अब एक और चीज ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ पर ये तीन इंस्टांस बनाए, S1, S2, S3, यानी स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर के तीन इंस्टांस बने, S1, S2, S3। अब इसी चीज को अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्ट्रक्ट, यानी ये कीवर्ड हो गया, स्टूडेंट हमारे स्ट्रक्चर का नाम हो गया, S4, S5, S6, यानी जो कार्य हमने इस लाइन में किया है वही सेम कार्य हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी हमने स्ट्रक्चर, स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर के तीन और इंस्टांस बनाए और उन तीनों इंस्टांस का नाम क्या रखा, S4, S5, S6। तो इसलिए से इस तरीके से भी हम लोग स्ट्रक्चर के इंस्टांस बना सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, टेम्पलेट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, और इसके अलग अलग जो भी एलिमेंट्स थे, जैसे कि स्ट्रक्चर टैग, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर के इंस्टांस, इन सब को अपन ने देखा और सीखा। अब हम डिस्कस करते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा एरे जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, स्ट्रक्चर होंगे। अब ये क्या काम करेगा, कैसे करेगा, अपने एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी।
क्या बताया गया है, देखिए सी लैंग्वेज हमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाने की परमिशन प्रदान करता है। हम एक ऐसा एरे बनाते हैं जिसके सारे एलिमेंट स्ट्रक्चर होते हैं। हम एक ऐसा एरे बनाते हैं जिसके सारे एलिमेंट स्ट्रक्चर होते हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर को निम्न प्रकार से डिक्लेयर और यूज किया जा सकता है। कैसे, वो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर एक एक जो लाइन है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड करी। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद में और ये अपन ने एक स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट, है ना। और इसके कोई 3 डेटा टाइप है, कैरेक्टर नेम, एज और डबल हाइट। अब देखिए क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग टाइप के डाटा को हम एक साथ एक यूनिट के रूप में यूज करेंगे। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे अपनी क्लास है, कक्षा है, उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और उन सभी स्टूडेंट्स के मेरे को नेम, उनकी एज और उनकी हाइट, ये तीनों मेरे को डाटा चाहिए। तो मान लीजिए अपनी क्लास के अंदर 150 स्टूडेंट हैं, और 150 स्टूडेंट के मेरे को नेम, एज और हाइट तीनों रिकॉर्ड्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यदि अलग अलग वेरिएबल लूंगा सबके लिए, 150 स्टूडेंट्स के लिए और 3 तरीके का डाटा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम उलझ जाएगा। तो इसकी बजाय मैं क्या करूंगा, एरे लेने की बजाय भी मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर लूंगा, और स्ट्रक्चर की सहायता से ये काम बहुत ही सरलता से पूरा हो जाएगा। देखिए कैसे, आगे देखते हैं अपने प्रोग्राम में। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस और साइज कर दिया 5। अब यही क्या है, एरे ओ स्ट्रक्चर। अब कैसे पता लगा साहब एरे ऑफ स्ट्रक्चर है? सबसे पहले तो अपन ने एक कीवर्ड यूज कर रखा है यहाँ पे, देखो स्ट्रक्ट। फिर हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या था, स्टूडेंट। फिर हमने एस एक इंस्टांस बनाया, और इंस्टांस किस टाइप का है, एरे टाइप का, यानी उसका साइज कितना दे दिया, 5। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या काम करेगा, एक ऐसा एरे बनाएगा जिसका साइज क्या होगा, 5, और उस एरे में सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, स्ट्रक्चर टाइप के। यानी 5 स्टूडेंट के नाम, उनकी एज और उनकी हाइट, इतने टाइप के डाटा को ये अकेला एरे ऑफ स्ट्रक्चर हैंडल करेगा। अब कैसे, वो आगे देखते हैं अपने और। तो हमने क्या किया, एक और इंटीजर वेरिएबल लिया आई। हमने मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर डिटेल्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, यानी 5 स्टूडेंट्स की डिटेल इनपुट कीजिए। फिर हमने लूप लगाया, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। हमने लूप के अंदर और ये मैसेज प्रिंट करवाया, स्टूडेंट और ये परसेंट डी। ये परसेंट डी किसके लिए है, इस आई प्लस 1 के लिए, यानी पहले स्टूडेंट की डिटेल फिर दूसरे स्टूडेंट की डिटेल, उस तरीके से ये ऐसा मैसेज प्रिंट होगा। फिर उसके बाद में लिखा गया है कि एंटर नेम, यानी पहले स्टूडेंट का नाम। फिर उसके नाम को रीड करने के लिए हमने क्या किया, अब ये वाली जो लाइन है ये आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है और समझनी है। आपको मैं समझाता हूँ कि हमने क्या लिखा। हमने यहाँ पे लिखा, पहले तो सबसे पहले लिखा परसेंट एस। परसेंट एस किस लिए होता है, आपको पता होगा कि ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है ये किस लिए होती है, कैरेक्टर टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए। तो हमारा नाम है वो अल्फाबेट्स यानी कैरेक्टर्स में होता है, इस वजह से हमने क्या लिखा यहाँ पे, परसेंट एस। फिर हमने क्या लिखा, देखो ध्यान से, एस आई डॉट नेम। ये जो चीज है एस आई डॉट नेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज है। पहले तो बात करें एस आई। तो एस आई का मतलब क्या हो गया कि जो अपना स्ट्रक्चर का जो हमने एरे बनाया था, उस एरे का नाम क्या था, एस। अब आई की वैल्यू कितनी है, शुरू में आई की वैल्यू है 0, और उसका भी क्या है, नेम, है ना, उसका भी क्या है, नेम। यानी अपना जो एरे है, एरे के 0th पोजीशन वाले स्टूडेंट का नाम।
ठीक है, ये रीड करेगा। फिर इसी तरीके से अपन ने अगली लाइन में क्या लिखा कि एंटर एज, फिर एज को रीड करवाया, फिर एंटर हाइट, फिर हाइट को रीड करवाया। तो इस तरीके से जब लूप पहली बार चलेगा तो जो अपना एरे था 5 साइज का, उसमें 0th पोजीशन के लिए जो स्ट्रक्चर बना है, उस स्ट्रक्चर में स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एज और स्टूडेंट की हाइट, ये सारे डेटा स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, लूप फिर से चलेगा। जैसे लूप रिपीट होगा तो अगले स्टूडेंट के लिए डाटा स्टोर हो जाएगा, फिर लूप अब चलेगा, अगले स्टूडेंट के लिए डाटा स्टोर हो जाएगा। यानी ये लूप क्या करेगा, 5 बार लूप चलेगा, वो 5 स्टूडेंट के नाम, उनकी एज और उनकी हाइट को ये रीड करवा लेगा। तो इस लूप का ये यूज हुआ कि हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर 5 स्टूडेंट के नाम, एज और हाइट तीनों डेटा को स्टोर करवा लिया। अब अगली लाइन में हमने क्या किया, देखिए, डिटेल ऑफ 5 स्टूडेंट्स गिवन बिलो। जो 5 स्टूडेंट की डिटेल्स है वो नीचे दी गई है। फिर हमने मैसेज प्रिंट करवाया एक और प्रिंटर में, नेम स्लैश टी एज स्लैश टी हाइट, नेम एज और हाइट। ठीक है, अब ये लूप देखिए ध्यान से, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। हमने लूप चलाया 0 से 5 तक। अब जो इसके अंदर प्रिंटफ लिखा है वो ध्यान से समझना है। ये परसेंट एस किसके लिए है, पहले स्टूडेंट यानी जो भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के नाम के लिए। फिर हमने लिखा था कि परसेंट डी, ये परसेंट डी किसके लिए है, स्टूडेंट की एज के लिए। फिर हमने लिखा परसेंट एल एफ, एल एफ का मतलब क्या होता है, डबल, है ना, डबल टाइप के डाटा को जब अपने एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हम क्या कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करते हैं, एल एफ। और ये किसके लिए है, हाइट टाइप के डाटा के लिए। तो इस तरीके से अपन ने ये लूप लगा के स्टूडेंट्स की जो डिटेल है, यानी 500 स्टूडेंट की डिटेल, उनके नेम, उनका एज, उनकी हाइट हमने प्रिंट करवाया। अब ये तो चलो हमने यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर का साइज कितना दिया, 5। चाहे हम यहाँ पे 50 साइज दे दें, चाहे हम यहाँ पर 100 साइज दे दें, तो उतने स्टूडेंट के ये नेम, एज और हाइट को स्टोर करवा सकता है। तो इस तरीके से एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो है उसकी सहायता से हम बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग टाइप के डाटा को एक यूनिट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और सीखा। अब यूनियन, यूनियन भी क्या है, एक स्ट्रक्चर के समान ही डेराइव्ड डाटा टाइप होता है। ये समान डेटा टाइप की रिलेटेड डाटा आइटम्स को एक साथ एक ही नाम से ग्रुप करता है तथा उन्हें एक ही नाम से एक्सेस करता है। इसके साथ साथ यह सभी डाटा टाइप के लिए समान मेमोरी को शेयर करता है। अब ये इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, फिर से देखिए और समझिए, आपको मैं बताता हूँ कि यह सभी डाटा के लिए समान मेमोरी को शेयर करता है, समान मेमोरी को शेयर करता है। अब इसका क्या मीनिंग है, क्या यूज है, वो आपको मैं समझाता हूँ। पहले ये डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। यूनियन का डिक्लेरेशन और यूज स्ट्रक्चर के समान ही होता है। ठीक है, अब देखो, जैसा कि अपन ने पीछे वाले एग्जांपल में देखा था कि हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था। एरे ऑफ स्ट्रक्चर के साइज अपन ने कितना दिया था, 5 दिया था। यानी 5 स्टूडेंट के नाम, उनकी एज, उनकी हाइट हमको स्टोर करवानी थी। तो जैसे 0, यानी आपने समझ लीजिए कि जैसे पहले स्टूडेंट का नेम, एज और हाइट जब हम स्टोर करवाएंगे तो उनके लिए अलग अलग मेमोरी घेरी जाएगी, अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई की जाएगी। फिर दूसरा जो स्टूडेंट है उसके नेम, एज और हाइट को मेमोरी में स्टोर करने के लिए अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे।
फिर तीसरे स्टूडेंट के लिए, फिर चौथे और फिर पांचवें, यानी कि अलग अलग स्टूडेंट के नेम, एज और हाइट को स्टोर करवाने के लिए अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई की जाएगी। और हम कभी भी किसी भी समय उन मेमोरी लोकेशंस पर जो भी वैल्यू स्टोर है उनको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूनियन में क्या होता है कि हम सेम मेमोरी को शेयर करते हैं, यानी कि यदि अपन ने कोई डेटा को स्टोर करवाया है और उस डेटा के ऊपर या उस डेटा के बाद में हमने कोई नए डेटा को स्टोर करवाया है, तो जैसे ही नया डेटा स्टोर होगा पुराने वाला डेटा ओवरराइट हो जाएगा। इसमें यूनियन यदि अपन ने यूज किया है तो, क्योंकि ये क्या करता है, कॉमन मेमोरी यूज करता है, इस वजह से ऐसा होता है। अब बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पर हमने क्या किया है, स्ट्रक्ट की जगह यूनियन कीवर्ड का यूज किया है। बाकी इसको लिखने का तरीका, इसके जो भी एलिमेंट्स हैं, इसकी जो भी सारी चीजें हैं, वो सब कुछ स्ट्रक्चर के समान है। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, हमने स्ट्रक्ट की जगह यूनियन कीवर्ड का यूज किया है, और यहाँ पे भी बाकी सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर के समान है। अब यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों के बारे में अपन ने देख लिया और पढ़ लिया। मेन इनका जो डिफरेंस है वो किस बारे में है, मेमोरी को शेयर करने के बारे में। अब इसके आगे अपने देखते हैं कि यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो ध्यान से, ये आप चाहो तो स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो या प्रिंट स्क्रीन का यूज कर सकते हो, या इन पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर जरूर ही ये पूछा जाता है। थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर तो ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखना है और समझना है। पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, एकदम सही बात है। और यूनियन को डिफाइन करने के लिए यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक साहब। अब स्ट्रक्चर के प्रत्येक इंस्टेंस के लिए, इसके प्रत्येक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मेन जो गेम है वो इसी बात में है, स्ट्रक्चर के प्रत्येक इंस्टेंस के लिए और इसके प्रत्येक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस घेरा जाता है। जबकि यूनियन में क्या होता है, देखो यूनियन के प्रत्येक इंस्टेंस के लिए और इसके प्रत्येक मेंबर के लिए कॉमन मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाता है। स्ट्रक्चर में तो क्या था, अलग अलग मेमोरी स्पेस देते हैं सबके लिए, सबको अलग अलग बिठाएंगे, अलग अलग रखेंगे। लेकिन यूनियन में क्या करेंगे, सबको एक ही जगह पे बिठाएंगे। अब एक जगह पे बिठाएंगे तो क्या होगा, जब पहली बार कोई आएगा तो डाटा मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद में जैसे ही कोई दूसरा डाटा आएगा तो पहले वाला डाटा ओवरराइट हो जाएगा, पहले वाला डाटा खत्म हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमें क्या बताता है कि स्ट्रक्चर का जो साइज है इसके मेंबर डाटा टाइप के साइज के टोटल के बराबर या इससे अधिक होता है। यानी हमने स्ट्रक्चर के कितने इंस्टेंस बनाए हैं और उन इंस्टेंस के अंदर हमने अलग अलग मेंबर के लिए जो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसके बराबर स्ट्रक्चर का साइज रहेगा। जबकि जो यूनियन है, यूनियन का साइज इसके सबसे बड़े मेंबर के डाटा टाइप के साइज के बराबर होता है। यूनियन का साइज कहाँ तक होता है, यूनियन में जो भी सबसे बड़ा मेंबर है उसका डाटा टाइप जितना स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है बस वही यूनियन का साइज होगा। अगला पॉइंट देखिए, इसके प्रत्येक मेंबर का एड्रेस असेंडिंग ऑर्डर में होता है और इसमें प्रत्येक मेंबर का एड्रेस अलग ऑफसेट से शुरू होता है। क्योंकि अलग ऑफसेट का मतलब सिंपल सी बात है कि जब हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस भेजा जा रहा है
तो इसका मेमोरी एड्रेस भी क्या होगा, सबका अपना अपना अलग अलग होगा। लेकिन यूनियन में क्या होता है कि एड्रेस कॉमन होता है, मेमोरी स्पेस भी कॉमन है, तो एड्रेस भी क्या होगा, कॉमन, तो सेम ऑफसेट से ही शुरू होता है। फिर उसके बाद में क्या बताया हुआ है, 5वां पॉइंट, कि किसी भी मेंबर की वैल्यू में परिवर्तन करने पर अन्य मेंबर प्रभावित नहीं होते। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है या कोई एक इंस्टांस में अपन कुछ चेंज करते हैं, तो उसका प्रभाव दूसरे इंस्टांस के मेंबर पर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि यूनियन के अंदर अपन ने किसी एक में चेंज कर दिया, तो पहले वाले जो भी थे वो सब क्या हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे, सब साफ हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट क्या बता रहा है कि प्रत्येक मेंबर को किसी भी समय एक्सेस किया जा सकता है ना, क्योंकि सबके अलग अलग मेमोरी लोकेशन है, इसलिए उनको कभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यूनियन में एक बार में एक ही मेंबर को यूज कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपन ने मेंबर में डेटा स्टोर करवाया है, केवल वही यूज होगा, पहले वाला सारा क्या हो चुका होगा, ओवरराइट हो चुका होगा। एक साथ कई मेंबर को इनिशियलाइज किया जा सकता है, लेकिन यूनियन में केवल एक बार में एक ही मेंबर को इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में ये सारे डिफरेंस हैं। तो साथियों, अपन ने इस वीडियो के अंदर सी लैंग्वेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में डिस्कशन किया, और साथ में हमने उन दोनों में क्या क्या अंतर है, उन अंतर को भी ध्यान से पढ़ा और समझा। ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो वीडियो होगा हमारा, इस वीडियो सीरीज का लास्ट वीडियो रहेगा, जो कि फाइल हैंडलिंग से संबंधित है। यानी फाइल किसे कहते हैं, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस फाइल से रिलेटेड कौन कौन से होते हैं, फाइल को अपने कैसे ओपन करते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो अगला वीडियो इस वीडियो सीरीज का लास्ट वीडियो है, और टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइल हैंडलिंग। हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है इसके बारे में, तो अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप सबका वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।